नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी के क्रम में एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं और ये प्रश्न आपके एनसीईआरटी क्लास 6 टू 8th चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ हैं, जिसमें कि क्लास 6 का हिस्ट्री जो है वो हो चुका है। क्लास 7 का हिस्ट्री विषय में आपके 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और छठवां जो चैप्टर है उसके साथ आज के इस वीडियो का प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे छठवां चैप्टर है और चैप्टर का नाम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, नगर व्यापारी और शिल्पकार। और इस आपके चैप्टर से पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न है, हम्पी नगर कौन सी नदियों की घाटी में स्थित है। आपसे पूछ रहा है कि हम्पी नगर जो है वो कौन सी नदियों की घाटी में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे 1 है कृष्णा, 2 है तुंगभद्रा, ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है ये हम्पी नगर जो था वो कौन सी नदियों घाटी में स्थित है। तो कृष्णा और तुंगभद्रा दोनों ही राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसके आधार पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हम्पी क्या है? एक ऐतिहासिक शहर। हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। और आप इसके बारे में ये भी जान लीजिए कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रही है हम्पी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रहा है हम्पी। और कृष्णा और तुंगभद्रा नदी घाटी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, दूसरे नंबर का प्रश्न है, सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में। ठीक है, दूसरे नंबर के प्रश्न का राइट आंसर अजमेर हो जाएगा। अजमेर कहाँ पर है तो आपको अगर आपसे ये पूछ दिया जाए तो अजमेर कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में अजमेर शरीफ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीदर के शिल्पकार किस जड़ाई के काम के लिए प्रसिद्ध थे। तो बीदर के जो शिल्पकार थे वो चांदी और तांबा दोनों ही जड़ाई के काम के लिए प्रसिद्ध थे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 A और 2 दोनों। अगला प्रश्न यहाँ पर है, किसे मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है। मक्का का प्रस्थान द्वार किसे कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा, मक्का का जो प्रस्थान द्वार है वो कहा जाता है सूरत को। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सूरत। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, हम्पी के वास्तु वैभव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हम्पी के वास्तु वैभव के संबंध में आपको बता रहा है। पहला कथन है, हम्पी कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है। दूसरा कथन है, इसके निर्माण में किसी चूना पत्थर या किसी जोड़ने वाले मसाले का उपयोग नहीं किया गया था। तो हम्पी साम्राज्य के बारे में आपको बताना है इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन आपका सही होता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे ये आपका विकल्प है, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। ये आपका दोनों ही कथन जो दिया गया था दोनों ही कथन सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखेंगे आपका चैप्टर है जो है जनजातियाँ, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। ये 7वें नंबर का चैप्टर है क्लास 7 के हिस्ट्री विषय का। ठीक है, पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है यहाँ पर, गक्खर समुदाय के लोग के बारे में पूछ रहा है। गक्खर लोगों के मुखिया कमाल खान गक्खर को बादशाह अकबर ने क्या बनाया था। आपको बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर। तो गक्खर लोगों के मुखिया थे कमाल खान और इनको अकबर ने क्या बनाया था, मनसबदार, मुख्यमंत्री, सेनापति या फिर राजस्व मंत्री। तो इनको बनाया गया था मनसबदार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, उत्तर प्रदेश में रहने वाली शक्तिशाली जनजातियाँ कौन सी थी। उत्तर प्रदेश में रहने वाली शक्तिशाली जनजातियों के बारे में आपसे पूछ रहा है इस प्रश्न में। इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा बलोच या फिर बलौच कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, या फिर आपको कहीं कहीं बलूच भी देखने को मिल सकता है। ये दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत और ईरान के
सिस्तान व बलूचिस्तान प्रांत में बसने वाली एक जाति है और उत्तर पश्चिम में रहने वाली सबसे शक्तिशाली जनजातियाँ यही थीं, बलोच। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने चेर लोगों पर हमला कब किया था? तो राजा के प्रसिद्ध सेनापति थे ये मान सिंह, जो कि चेर लोगों पर हमला किए थे। सन पूछ रहा है कि किस सन में हमला किए थे, तो 1591 में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है अहोम राज्य। अहोम राज्य के बारे में आपसे पूछ रहा है कि अहोम राज्य के लिए जिन लोगों से ज़बरन काम लिया जाता था वे क्या कहलाते थे? कौन से लोग ऐसे थे जिनसे ज़बरन काम करवाया जाता था? ठीक है, अहोम राज्य के लिए पूछ रहा है, तो राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा आपका पाइक। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है मध्यकाल के दौरान गख्खर जनजातियों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। गख्खर जनजातियों के बारे में ये आपसे 2 कथन दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला कथन आप यहाँ पर देखेंगे, गख्खर जनजातियों का प्रमुख कमाल खान गख्खर था। तो आपने अगर इसी चैप्टर का पहला प्रश्न अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो इस प्रश्न का पहला कथन आप सही कर पाएंगे कि पहला कथन बिल्कुल सही है। गख्खर समुदाय के बारे में गख्खर जनजातियों का प्रमुख जो था कौन था? कमाल खान था। ठीक है, ये तो कथन सही हो जाता है। दूसरा कथन है मुग़ल सम्राट जहांगीर द्वारा उसे मनसबदार जो है बनाया गया था। तो क्या ये सही है? मनसबदार बनाया गया था, तो ये कथन भी सही है। पहला प्रश्न अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो इस प्रश्न का 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप दे पाएंगे, क्योंकि सेम वही प्रश्न रिपीट हुआ है, केवल यहाँ पर 2 कथन के माध्यम से उसी प्रश्न को पूछ दिया गया है आपसे। वहाँ पर आपसे पूछा गया था गख्खर लोगों के मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने क्या बनाया था? तो मनसबदार बनाया था। यहाँ पर आपसे पूछ दिया है उन्हीं के बारे में, गख्खर जनजातियों का प्रमुख कौन है? तो कमाल खान है। और यहाँ पर एक ये मुग़ल सम्राट जहांगीर द्वारा मनसबदार बनाया गया था, नहीं, मुग़ल सम्राट अकबर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो ये आपका कथन गलत हो जाएगा, पहला कथन सही है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाता है? केवल 1 जो है इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल 1। इसके बाद देखेंगे अगला चैप्टर आपका है ईश्वर से अनुराग। अध्याय 8 है ईश्वर से अनुराग, जिसमें कि आप देखेंगे जो पहला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा संस्था का निर्माण कब किया था? आपसे पूछ रहा है। गुरु गोविंद जो थे वो कौन थे? तो 10 गुरुओं में अंतिम गुरु थे और उन्होंने सिख धर्म में कई बदलाव भी किया। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह सिखों के पवित्र ग्रंथ को यहाँ पर जो पवित्र ग्रंथ यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि खालसा की संस्था का निर्माण कब किया गया गुरु गोविंद सिंह के द्वारा? सन पूछ रहा है, तो सन आपको याद रखना होगा ये कब किए थे? 1699 में। राइट आंसर आपका हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, नैनार संप्रदाय के लोग किनकी भक्ति करते थे? नैनार संप्रदाय के लोग किनकी भक्ति करते थे? तो नैनार संप्रदाय के जो लोग थे वो करते थे भगवान शिव की भक्ति। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और यहीं पर आपसे ये भी पूछ सकता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नैनार संप्रदाय के लोग किनकी भक्ति करते हैं? तो भगवान शिव की भक्ति करते हैं। और नैनार 63 संतों का एक समूह था, ये भी याद रखिएगा। नैनार जो एक समूह था उसमें 63 संत जो हैं शामिल थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 1606 ईस्वी में किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया गया था? तो किस गुरु को दिया गया था? गुरु अर्जुन देव को जो है मृत्युदंड दिया गया था। राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। गुरु गोविंद सिंह जो थे, गुरु अर्जुन देव जो थे वो
सिखों के 5वें गुरु थे। ठीक है, इस बात का भी आपको याद रखना है कि कौन से गुरु थे, चौथे नंबर के गुरु थे। तो गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। और जहांगीर, सम्राट जहांगीर के नेतृत्व वाली मुगल सरकार द्वारा 5 दिनों तक इनके साथ अत्याचार किया गया। उसके बाद इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, संग्राम शाह की उपाधि किसने धारण की थी? संग्राम शाह की उपाधि किसने धारण की थी? प्रश्न नंबर यहाँ पर 4 है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा अमन दास। गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न यहाँ पर 5वें नंबर का है, मार्टिन लूथर ने बाइबल का अनुवाद किस भाषा में किया? तो मार्टिन लूथर ने बाइबल का जो अनुवाद किया था वो किया था जर्मन भाषा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? आप सभी को पता होगा, अवधी भाषा में की है। तुलसीदास ने रामचरितमानस का जो रचना है वो अवधी भाषा में की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, अलवार और नैनार संतों के बारे में लिखा गया है। आपको बताना है कि 63 नैनार और 12 अलवार संत थे। क्या ये कथन सही है? दूसरा कथन है, दिव्य प्रभुधाम में नैनार के गीत संकलित किए गए हैं। क्या ये कथन सही है? 2 कथन दिए गए हैं अलवार और नैनार के बारे में। आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, नैनार 63 थे, ये मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले प्रश्न में बताया था। नैनार 63 थे, ये बिल्कुल सही है। और अलवार संत 12, ये कथन सही है, पहला कथन सही हो जाता है। लेकिन दूसरा जो कथन है, दिव्य प्रभुधाम में नैनार के गीत संकलित हैं, तो नैनार के गीत संकलित नहीं थे, इसमें अलवार के गीत संकलित थे। तो ये कथन आपका गलत हो जाता है। तो केवल पहला ही आपका सही हो जाएगा। इस हिसाब से यहाँ पर राइट आंसर आप कर देंगे केवल 1। अगला प्रश्न है, सूफीवाद के ऋषि सिलसिले के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। पहला कथन है, यह 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर में फला फूला। दूसरा है, यह सिलसिला शेख नूरुद्दीन वली द्वारा स्थापित किया गया था। तो दोनों कथन में से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसका दोनों ही कथन सही है। पहला 15वीं 16वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर में फला फूला, ये कथन भी सही है। और यह सिलसिला शेख नूरुद्दीन वली द्वारा स्थापित किया गया, ये कथन भी सही है। दोनों ही सही है, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद चलते हैं अगले चैप्टर पे, और ये आपका लास्ट चैप्टर है। नहीं, लास्ट चैप्टर नहीं है, इसके बाद एक चैप्टर और बचा है। ये आपका चैप्टर है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, जिसमें कि पहला प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे। पहला प्रश्न आपका है, दो चाला और चौचाला स्थापत्य शैली का संबंध किस क्षेत्र से है? आपको बताना है इसका जो संबंध है दो चाला और चौचाला का, ये एक स्थापत्य शैली है। इसका संबंध कौन से क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है बंगाल से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मणि प्रवालम क्या है? मणि प्रवालम क्या है? तो ये है एक लेखन शैली। ठीक है, मणि प्रवालम क्या है? एक ये लेखन शैली है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका, कहाँ की है? तो केरल की। ठीक है, और भाषा की बात करें, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा मलयालम जो है भाषा इसमें शामिल है इस लेखन शैली में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के संदर्भ में चारण भाट कौन लोग हैं? राजस्थान के संबंध में चारण भाट कौन लोग हैं? तो राजस्थान के संबंध में चारण भाट जो हैं वो हैं कहानी काव्य गीत गाने वाले लोग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्रकला की बसोहली शैली का विकास किस जगह पर हुआ था? तो आपको बताना है कि जो चित्रकला की शैली है, बसोहली शैली जिसका नाम है, इसका विकास किस राज्य में हुआ था? तो इसका विकास जो है वो हुआ था हिमाचल प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंगल काव्य किस क्षेत्र से संबंधित साहित्यिक कृति है? तो मंगल काव्य आपका यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा बंगाल क्षेत्र से संबंधित साहित्यिक कृति है मंगल काव्य। अगला प्रश्न है, 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है।
दूसरा कथन, यह पुस्तक की रचना मलयालम भाषा में की गई थी। किस पुस्तक की बात हो रही है? लीला तिलकम। कब लिखी गई थी? 14वीं शताब्दी में। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, लीला तिलकम नामक पुस्तक 14वीं शताब्दी में लिखी गई। और अगर कथन की बात करें, यह मलयालम में लिखी गई है ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा कथन, इस पुस्तक की रचना मलयालम भाषा में की गई थी, ये आपका कथन गलत हो जाता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए आपका, क्योंकि जो भाषा की बात करें तो संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा का उल्लेख किया गया था। इसमें क्षेत्रीय भाषा भी थी और साथ ही साथ संस्कृत भाषा भी थी, केवल मलयालम ही नहीं थी। तो यहाँ पर ये कथन आपका गलत हो जाएगा, पहला ही कथन जो है वो सही हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 1। इसके बाद देखेंगे अगला चैप्टर आपका 10 नंबर का है, 10 नंबर का वाला चैप्टर और लास्ट चैप्टर है ये आपका। क्या है? पहला प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है आपसे, जोधपुर के राजा अजित सिंह को कहाँ की सूबेदारी मिली थी? आपको बताना है जोधपुर के राजा अजित सिंह को कहाँ की सूबेदारी मिली थी? तो मिली थी गुजरात की सूबेदारी। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, बंदा बहादुर को कब मार दिया गया था? तो बंदा बहादुर को कब मारा गया था, यहाँ पर आपसे सन पूछ रहा है। इस प्रश्न के लिए सन आपको याद रखना है कि मारा गया था 1716 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब बोला? नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था, आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1793। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए विशाल बाग महल कहाँ बनवाया था? किसने? जाटों ने अंबर और आगरा ये 2 शैलियों का प्रयोग करके, इसका समन्वय प्रयोग करके विशाल बाग महल बनवाया था। तो वो कहाँ पर बनवाया था, किस स्थान पर बनवाया गया था जाटों के द्वारा? तो इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा दिग क्षेत्र में बनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, और ये आपका लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित कथन पर विचार करके सिंधिया, गायकवाड़ और भोंसले, इधर देखेंगे ग्वालियर, बड़ौदा, नागपुर। आपको यहाँ पर मिलान करना है या कोड में सही विकल्प चुनिए। कौन सा विकल्प आपको बताना है किसमें सही है, कौन सा विकल्प गलत है। तो ग्वालियर की सिंधिया, बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के भोंसले जैसे मराठा प्रमुख को शक्तिशाली सेनाएं जुटाने में मदद मिली। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, वो हो जाएगा सभी सही है। सिंधिया ग्वालियर, गायकवाड़ बड़ौदा और भोंसले नागपुर। ठीक है, ये मराठा प्रमुख थे, मराठा प्रमुख या फिर कहें कि मराठा सरदार। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इस प्रश्न का उपयुक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका जो क्लास 7 की NCERT है हिस्ट्री विषय वो भी समाप्त हो गया। अब अगली क्लास में मिलेंगे क्लास 8th के हिस्ट्री के साथ। ठीक है, NCERT बुक। और उसके बाद आपका ज्योग्राफी का क्लास होगा, पॉलिटी का क्लास होगा। तो सारा NCERT आपका 6 से लेकर 8 तक, अगर आप सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आए वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दें।